अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की ज़ेर तामीर असेंबली बिल्डिंग की कहानी बताता हूँ। इसका इब्तदाई तखमीना 2016 में जो लगाया गया था वो था 2 अरब 21 करोड़ रुपए, लेकिन 2019 में इसका एस्टिमेट रिवाइज होता है और इसकी लागत का तखमीना 2 अरब 85 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर 2023 में एक बार फिर इसका एस्टिमेट रिवाइज होता है और इसकी लागत का तखमीना 3 अरब 76 करोड़ लगाया जाता है। लेकिन सिर्फ दो साल के अरसे में अगस्त 2025 में इसका तीसरी बार एस्टिमेट रिवाइज होता है और इसकी लागत का तखमीना 6 अरब 74 करोड़ तक पहुंच जाता है। यानी इस 2 साल के अरसे में जो इसकी लागत में इजाफा हुआ है वो 100% था। मजमूई तौर पर इसका जो कास्ट एस्केलेशन हुई वो 204%। ये अनयूजुअल है, गैर मामूली है कि इतनी ज्यादा कास्ट एस्केलेशन एक बिल्डिंग की। ये इस असेंबली की तामीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान अलग से पैसे फराहम कर रहा है यहाँ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत को। यानी ये उस सालाना ब्लॉक ग्रांट जो हुकूमत पाकिस्तान देता है आज़ाद कश्मीर को, इस खिते को, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो उसमें शामिल नहीं, अलग से पैसे फराहम कर रहा है। यानी अब सवाल ये है कि एक तो इस असेंबली बिल्डिंग की तामीर में इतनी ताखीर हुई क्यों, दूसरा ये कि इसमें इतनी ज्यादा कास्ट एस्केलेशन कैसे हुई। अब हुकाम ये कहते हैं कि जून 2026 में ये इमारत मुकम्मल होगी, लेकिन जिस रफ्तार से इस बिल्डिंग पर काम हो रहा है उससे ये नहीं लगता कि ये जून 2026 में ये इमारत मुकम्मल होगी। इसमें कहीं माह और लग सकते हैं और बाज़ हुकाम ये भी कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि इसकी कास्ट एक बार फिर रिवाइज हो। यानी ये 7 अरब तक इसकी लागत पहुंच सकती है। और लेकिन अब इन्हें बहुत सारे हुकाम ये मानते हैं कि इसकी जो कास्ट एस्केलेशन हुई है वो गैर मामूली है। न सिर्फ गैर मामूली है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो ये भी समझते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों इसमें ताखीर हुई, क्यों इसकी कास्ट एस्केलेट हुई। और वो ये भी कहते हैं क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है और इस तरह से अगर एक इमारत में 200% से ज्यादा कास्ट एस्केलेशन हो और 100% से ज्यादा सिर्फ 2 सालों में इसकी कास्ट एस्केलेशन हो तो ये जो है कहीं सवालात खड़े करता है इस हुकूमत पर। अब जब से इसका इब्तदाई तखमीना पहली बार 2016 में लगाया गया, 2016 के बाद 2016 से उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और 2021 में यहाँ पीटीआई की हुकूमत आई और 2023 में यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक, और जिसकी कोलिशन पार्टनर्स जो हैं पीटीआई, पीपीपी और मुस्लिम लीग नून होते हैं। और अब ये पीपीपी की हुकूमत है। ये तमाम जमातें, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें उनकी ब्रांचेस हैं, उनकी हुकूमत यहाँ रहती है। तो उनकी मौजूदगी में यानी उन्हीं की हुकूमतें जो हैं इस असेंबली की बिल्डिंग की तामीर कर रहे हैं और इसी दौरान इतनी ज्यादा कास्ट एस्केलेशन है
जो पाकिस्तान के टैक्स गरीब टैक्स पेयर्स पर वो ये समझते, हुकाम ये समझते हैं कि एक बोझ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसकी कास्ट एस्केलेशन के जिम्मेदार कौन है और इसमें इतनी ताखीर के जिम्मेदार कौन है। तो उसके बाद ही इसका जो ये बिल्डिंग है इसका इफ्तिताह होना चाहिए। साथ ही जो यहाँ जो उमूमी तासर है कि देखिए कि आज़ाद ये जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका है इसका दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद में है, लेकिन इसका सदर हाउस, सदर का दफ्तर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर, स्पीकर चैम्बर ये इस्लामाबाद में ज्यादातर बैठते हैं। इस खिते में ये एक टूरिस्ट की तरह आते हैं। इलेक्शन जब करीब होते हैं तो उस वक्त ये यहाँ मौजूद रहते हैं, वरना ये इलेक्शन जीतने के बाद ये इस्लामाबाद मुंतकिल हो जाते हैं। यानी इस वक्त जो है कश्मीर हाउस इस्लामाबाद जो है वो डिफेक्टो कैपिटल है इस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का। तो बाज लोग ये कहते हैं कि अगर जहां सदर, यानी दिलचस्प बात यह है कि मुजफ्फराबाद में सदर के 2 दफातर, सदर के 2 हाउसेस, प्राइम मिनिस्टर के 2 दफातर, प्राइम मिनिस्टर के 2 हाउसेस, इसी तरह इस्लामाबाद में भी उनके दफातर, उनके रिहाइश भी वहां पे, स्पीकर के भी यहाँ भी स्पीकर हाउस, वहां भी स्पीकर चैम्बर। तो मतलब इतना पैसा इस पर खर्च हो रहा है, तो वो ये समझते हैं कि इनको इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में ही एक हॉल बनाना चाहिए था जिसपे कुछ करोड़ रुपए लग जाते और वहां ये असेंबली का इजलास कर लेते, क्योंकि ज्यादातर तो ये सारे लोग इस्लामाबाद में ही होते हैं, इस्लामाबाद में ये रहते हैं, इस्लामाबाद में इनके घर हैं, इस्लामाबाद में इनके खानदान हैं, इस्लामाबाद में इनके बिजनेसेस हैं, या मुल्क से बाहर इनके बिजनेसेस हैं, मुल्क से बाहर इनके घर हैं, तो वहीं रहते हैं और वहां से बैठकर किसी पाकिस्तान की सियासी जमात का सहारा लेकर इस खिते के हुक्मरान बनते हैं, और हुक्मरान बनते हैं उसके बाद जो है ये अपने मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इस असेंबली का ये जो खिता है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का खिता, ये खिता 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 13 स्क्वायर किलोमीटर पर है, और दूसरा ये कि इसकी आबादी सिर्फ 2.7 मिलियन है इस खिते की, और इस असेंबली के इस वक्त जो अरकान है वो 53 अरकान है, और इन्होंने इस असेंबली में मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है कि उसके मुताबिक ये असेंबली का इजलास करते हैं, कभी 1 दिन जारी रहता है, कभी 2 दिन जारी रहता है, कभी 3 दिन जारी रहता है। तो उन इजलासों में कभी भी जो यहाँ मकामी आबादी है उनकी बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कानून साजी नहीं होती, बल्कि ये असेंबली में जो बैठे हुए ये पॉलिटिकल एलीट है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल एलीट, ये अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाते हैं। इसकी कुछ मिसालें हैं। 2017 से लेकर इस वक्त तक इन्होंने जो इस असेंबली में कानून साजी हुई, 3 मरतबा फार्मर प्राइम मिनिस्टर्स के इन्होंने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए, 2 मरतबा फार्मर प्रेसिडेंट्स के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए, 1 मरतबा करंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर्स के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए, और 1 मरतबा इन्होंने जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए। एक तो ये काम किया इन्होंने। दूसरा इन्होंने ये किया कि इन्होंने जैसे कि 2018 में इन्होंने 13th अमेंडमेंट लाई, जिसमें ये कदगन लगाई गई कि वजीर 16 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन बाद में इनको ये ख्याल आया कि नहीं, ये तो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। फिर उस 13th अमेंडमेंट में तरमीम करके इस कदगन को खत्म किया गया, जिसके बाद वुज़रा की तादाद यहाँ 35 तक होगी, इस वक्त तो 20 है। अच्छा, इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि ये जो सेक्शन 505 जो है, ये लॉर्ड कैनिंग थे वाइस राय, 1857 की जो
सब कॉन्टिनेंट की नाकाम जंग आज़ादी के बाद लॉर्ड कैनिंग ने मुखालफिन को दबाने के लिए एक कानून लाया, सेक्शन 505 1860 में। इसमें किसी ने तरमीम नहीं की, ये इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है, पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट किया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की असेंबली, ये जो इस खिते की असेंबली या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की जो असेंबली है, दुनिया की वाहिद असेंबली है, उसने उस कानून को अमेंड किया, अमेंडमेंट करके इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्यूनिटी ग्रांट की अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। अब इस पर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो 7 साल जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। फिर इसने ये कानून भी लाया कि एहतसाब ब्यूरो को जो है उसको नाकारा बना दिया, एहतसाब ब्यूरो को, ताकि इनका एहतसाब ना हो सके। ये कानून भी असेंबली से ही मंजूर किया गया। एक और कानून इन्होंने लाया कि हाई कोर्ट ने एक फेब 2025 में एक हुक्म जारी किया, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ये दस्तूरुल अमल जो डॉक्यूमेंट है ये गैर कानूनी है, इसको नल एंड वाइड करार दिया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के तहत लोकल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट बजट है वो अराकीन असेंबली के जरिए खर्च किया जाता था। लेकिन इसी असेंबली ने सिर्फ 2 माह बाद, यानी 28 अप्रैल 2025 को उसी डॉक्यूमेंट को कानून बनाया कि असेंबली अराकीन के जरिए ही पैसे खर्च होंगे लोकल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट बजट है। और ये उस वक्त हो रहा था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है कशीदगी बढ़ रही थी, जंग का खतरा था, पूरी दुनिया परेशान थी इस सूरत हाल की वजह से। लेकिन उस वक्त अगर कोई अगर मुतमईन थे तो वो इस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की असेंबली के अरकान थे, जो उस वक्त जो अपने मफाद को प्रोटेक्ट करने का कानून जब उन्होंने उस वक्त ये मंजूर किया। यानी ये जो असेंबली है इस खिते की, इसने हमेशा, यानी पिछले 10 साल का इसका रिकॉर्ड देख लें, इसे सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिटिकल एलीट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाए। ये इसी असेंबली में 2 साल से राइट टू इंफॉर्मेशन का एक बिल पड़ा है, वो मंजूर नहीं करते। ये दुनिया का वाहिद खिता है जहां लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है। एक ऐसी असेंबली जो सिर्फ पॉलिटिकल एलीट के मफादात को प्रोटेक्ट करती है, उनको सेफगार्ड करती है, उस असेंबली पर पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का 7 अरब रुपए खर्च हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल है।